ओके तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, दिस हैज़ कम इन 1989, 2 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत बेसिक कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एस, पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, आर से लेके एस तक जाता है वो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो रेड लाइन्स दिख रहा है दिस आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। And they are pointing parallel to the positive direction of the x-axis. The coordinates of the points P, Q, R and S are A, B, 0, 2A, 0, 0, A minus B, 0 and 0, 0, 0 respectively. The work done by the field in the above process is given by the expression. इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है उसका एक्सप्रेशन क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के बारे में पूछा जा रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फाइनली अगर देखा जाए तो पार्टिकल पी से मूव करके कहाँ तक पहुँचता है, एस तक पहुँचता है। इज दैट क्लियर? चाहे वो रास्ता पी क्यू आर एस फॉलो करे या डायरेक्टली पी टू एस जाए या पी टू एम आए फिर एम टू एस जाए, तीनों पाथ्स में वर्क डन का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सो वी शुड चूज ए पाथ जिसके अलोंग वर्क डन निकालना हमारे लिए आसान हो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द वर्क डन अलोंग द पाथ पी टू एम। सो अगर हम देखते हैं वर्क डन अलोंग द पाथ पी एम, अगर हम देखते हैं ध्यान से देखना, पी टू एम फिर एम टू एस, ये वाला पाथ हमारे लिए बहुत आसान है। मैंने डायग्राम में भी यही दिखाया है। सो इन दिस केस क्या होगा, देखो ध्यान से, वर्क डन होगा बाय द फील्ड पूछा है ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पी एम वेक्टर एंड वी कैन ईजिली से कि डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। पी एम इनके बीच का एंगल कितना है, cos 90 एंड द वर्क डन इन दिस पाथ इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अभी देखते हैं कि एम टू एस जाने में क्या वर्क डन होगा। सो वर्क डन अलोंग द पाथ एम टू एस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम एस वैक्टर, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अभी ई इंटू एम एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एम एस वैक्टर इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ई इंटू एम एस। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू एम एस, माइनस ई इंटू एम एस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू एम एस के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है ना। ओके, सो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ए। सो टोटल वर्क डन ऑन क्यू चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू इंटू ई। ये हो गया फोर्स इंटू ए, मतलब ई इंटू ए अगर एक कॉलम पे वर्क डन होता है तो क्यू चार्ज पे कितना वर्क डन होगा, माइनस क्यू ई इंटू ए। सो दिस इज द आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, चलो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 2 point charges Q1 and Q2 lie along a line at a distance from each other. Figure shows the potential variation along the line of charges at which the points 1, 2 and 3 is the electric field 0. पूछ रहा है कि 1, 2 and 3 कौन से पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। What are the signs of charges Q1 and Q2 and which of the two charges is greater in magnitude? ठीक है ना। Now try to understand something. सबसे पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन का एड्रेस करते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। I want all of you to basically focus, ये ग्राफ किसके बीच बना हुआ है। The graph is made between potential and R. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और ये जो डी वी बाई डी आर है, दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द ग्राफ जो तुमको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 चाहिए, इट इम्प्लाइज कि डी वी बाई डी आर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। डी वी बाई डी आर 0 होने का मतलब है कि ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने से इट विल बिकम पैरेलल टू दी आर एक्सिस एंड दैट पॉइंट इस पॉइंट नंबर 3, बिकॉज पॉइंट नंबर 3 का जो स्लोप है, डी वी बाई डी आर इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो स्लोप क्या है, 0। सो डी वी बाई डी आर इज 0 एट पॉइंट 3 विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0 एट पॉइंट 3। आई होप सो तुमको ये समझ आया, ठीक है ना। ओके,
अभी नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2? ये तो सीधा सीधा देख के हम बोल सकते हैं। देखो Q1 के आसपास Q1 का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा एंड Q2 के आसपास Q2 का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा। तो Q1 के आसपास पोटेंशियल पॉजिटिव है, विच मीन्स Q1 शुड बी ए पॉजिटिव चार्ज, एंड Q2 के सामने Q2 का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, वो नेगेटिव है, विच मीन्स Q2 का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये बताओ कि Q1 और Q2 के बीच मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू कंसंट्रेट ऑन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। दोनों जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? 0। दोनों जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि Q1 ने जितना पोटेंशियल बनाया होगा Q2 ने भी उतना ही पोटेंशियल बनाया होगा, एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर। बस ध्यान से देखो, एट पॉइंट 1 Q1 इज फर्दर अवे, इवन दो Q1 दूर है, लेकिन 1 पॉइंट पे वो Q2 जैसा ही पोटेंशियल बना रहा है, इवन दो Q1 इज एट ए फर्दर डिस्टेंस, विच मीन्स Q1 हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर। और मैंने तुमको ये सिखाया भी था कि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, चाहे वो फील्ड का हो या पोटेंशियल का हो, इट इज ऑलवेज क्लोजर टुवर्ड्स द वीकर चार्ज। दैट मीन्स Q2 शुड बी वीकर एंड Q1 शुड बी स्ट्रॉन्गर। सो मॉड ऑफ Q1 शुड बी मोर देन मॉड ऑफ Q2। पॉइंट 2 को भी देख के यही कह सकते हो, पॉइंट 2 जो है वहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है एंड इट इज क्लोजर टू Q2 एंड फर्दर अवे फ्रॉम Q1, विच मीन्स Q2 हैज़ टू बी वीकर, Q2 हैज़ टू बी ए वीकर चार्ज एंड Q1 विल बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर चार्ज। इज दैट क्लियर? ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। बहुत बहुत सही क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ऐसा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल इज गिवन एज phi इक्वल टू AR² प्लस B। तो पोटेंशियल जो है phi दैट इज गिवन एज AR² प्लस B, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, चार्ज स्फेरिकल है, शेल है, R डिस्टेंस में पोटेंशियल ये दिया हुआ है AR² प्लस B, where A and B are constants, then the charge density inside the ball, बॉल के अंदर कितना चार्ज डेंसिटी है वो पूछा गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज तो निकालना पड़ेगा, पहले कितना है, तो वी शैल यूज गॉस लॉ इन ऑर्डर टू डू दिस। मैंने ऐसा क्यों सोचा, बिकॉज देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड ए नेगेटिव ऑफ इट माइनस d∅/dr, हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंशिएट क्या मिला हमको? -2AR। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ आर। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। माइनस है, इसलिए हमने ये जो एरो साइंस माना ये अंदर की तरफ माना है। दैट मीन्स द फील्ड लाइंस आर गेटिंग इनसाइड। तो इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसके एरिया कितना होगा? 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलता है? 8a πr³ माइनस साइन, विद ए माइनस साइन। फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड इतना आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हमको चार्ज एनक्लोज्ड पता चल गया। बट एक बात समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहे हैं, तो अगर हमको डेंसिटी निकालना है हम क्या करते हैं? लेट अस से कि हमने यहाँ पर आर डिस्टेंस के बाद एक dr थिकनेस का एक शेल माना। ठीक है ना, dr थिकनेस का एक शेल माना, और इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा? इस शेल का वॉल्यूम होगा dv, दैट इज इक्वल टू इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज 4πr² इंटू थिकनेस कितना होगा? dr। और हमने माना कि इस dv वॉल्यूम में कितना चार्ज रहता है? dq चार्ज रहता है। ठीक है, तो dq का वैल्यू कितना होगा? अगर हमको q पता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से dq निकाल सकते हैं आराम से इस एक्सप्रेशन को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। अगर हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो हमको क्या मिलता है? dq/dr इज इन दिस केस इक्वल टू -8πε0 a इंटू 3r²। यहाँ से हमको dq पता चल जाता है। तो इस छोटे से रीजन में जो डेंसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे? चार्ज बाय वॉल्यूम। इसमें कितना चार्ज रहता है? dq चार्ज रहता है, और इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हो गया dv, उसको हमने डिवाइड किया। dv को हमने पहले से निकाल के रखा है, 4πr² इंटू dr। dv को यहाँ पुट कर दिया, और फाइनली सब कुछ कटने के बाद क्या बचता है? -6a∈0। इट्स ए वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक से तुमको ये समझ में आया होगा। दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि देयर आर 3 इक्वल charges q placed at the corners of an equilateral triangle और उनका साइड लेंथ a दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड सिस्टम। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। तो इस चार्ज सिस्टम का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे क्या होगा? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कितना सारा इंटरेक्शंस हो रहा है। ध्यान से देखो, ये q इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बनेगा k q1 इंटू q2 बाई डिस्टेंस, राइट? ओके,
सेकेंडली ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा तो कितना होगा, के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा. थर्डली ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा एंड ड्यू टू विच ए पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्रिएटेड एंड इन दिस केस ये कितना हो जाएगा, दैट इज के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई डिस्टेंस. मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो इसका आंसर कितना होगा, 3kq² डिवाइडेड बाई ए. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, एनर्जी का. अभी पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ द ट्राइंगल टू a/2. ठीक है, टू डिक्रीज द साइड ऑफ द ट्राइंगल टू a/2. मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ये था उस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अभी अगर मैं इन सबको पास लेके आ जाऊँ ताकि इनके बीच का डिस्टेंस अभी a/2 हो जाए, कैन यू जस्ट टेल मी कि क्या ये अपने आप होगा या हमको करवाना पड़ेगा? डेफिनेटली हमको करवाना पड़ेगा बिकॉज दिस आर ऑल लाइक चार्जेस. इनको जितना पास लेके आ जाऊंगा तो रिपल्शन इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. तो अभी इनके बीच का डिस्टेंस अगर a/2 हो गया, सो द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसा ही होगा एक्सप्रेशन, सिर्फ kq² बाई हम a की जगह क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे. इज दैट? तो इन दिस केस ऐसे सेम एग्जैक्टली सेम है, सेम काइंड ऑफ इंटरेक्शंस है, तो क्या हो जाएगा 3kq² और डिफरेंस सिर्फ a में आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, a/2. Is that clear? So this is the final potential energy. So what is the change in potential energy in this case? Change in potential energy is UF minus UI. अगर हम माइनस करो तो क्या मिलेगा, दिस इज 3kq² डिवाइडेड बाई a/2 माइनस 3kq² डिवाइडेड बाई व्हाट, a. Is that clear? तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली बताओ. द आंसर विल बी फाइनली इक्वल टू 3kq² डिवाइडेड बाई व्हाट, a. सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर किसका वर्क डन पूछा गया, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा गया. बिकॉज ये चार्जेस अपने आप तो नहीं आएंगे, मेरे को धक्का देकर इनको लाना पड़ेगा और मैंने जितना काम किया वही काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. इज दैट क्लियर? सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस, मैंने लिख के रखा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 3kq² बाई a. इज दैट क्लियर? अभी अगर तुमको कोई पूछे भाई ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो लिख देना -3kq² बाई a. ये पूछा नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता के रख रहा हूँ. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन, चार्जेस को छोड़ दिया गया है, दे विल बी वेरी हैप्पी, दे वुड लाइक टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ईच ऑफ देम हैव ए मास m. अच्छा, सबका मास m दिया हुआ है, सबका मास m दिया हुआ है, ठीक है ना. And then find the speed of each particle when they lie on a triangle of side twice. Obviously इनको अगर मैं खुला छोड़ दूंगा, they will move away from each other, due to which the distance between the charges will increase, the potential energy will decrease and that potential energy will be converted into kinetic energy. I think so तुमको ये बात समझ में आ रहा है. Is that clear? तो एक काम करते हैं, when separation is twice है तब का पोटेंशियल एनर्जी देखता हूँ. इस बार मैं U' लिख देता हूँ बिकॉज UF पहले से लिख चुका हूँ. दैट मीन्स ये वाले इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन जहाँ पर इन दोनों के बीच का, चार्जेस के बीच का सेपरेशन ट्वाइस है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी दो के बीच कितना होगा, चलो kq² बाई डिस्टेंस कितना होगा, 2a. ऐसा कितना होगा, टोटल इंटरैक्शंस 3 इंटरैक्शंस. सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिनेरियो. ठीक है ना. सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? ओके, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालने से भी चलेगा. एक बात को समझो, सारे चार्जेस जब व्हेन दे विल मूव एंड द सेपरेशन बिटवीन देम विल इंक्रीज, तो इन सारे चार्जेस के पास वेलोसिटी भी आ चुका होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनके पास वेलोसिटी भी आ चुका होगा. एंड यहाँ पर एज बिकॉज ओनली सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है, हमने रिलीज़ किया और ये अपने ही रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस. अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करें, इफ़ यू कंजर्व एनर्जी इन दिस केस, तो हमको क्या मिलेगा, लेट अस सी व्हाट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इनिशियली सिस्टम के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था. कितना पोटेंशियल एनर्जी था, हमने ये लिख के रखा है, दैट इज 3kq² बाई a. राइट, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0. सो दिस इज द initial mechanical energy of the system. So let us see what is the final mechanical energy of the system. Finally उसके पास कितना एनर्जी है, 3kq² बाई ट्वाइस है. एंड सबके पास काइनेटिक एनर्जी, एंड बाई सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि सबके पास सेम वेलोसिटी आया होगा. ए के पास कितना आया होगा, 12mv². ऐसा कितना सारा है, ऐसा टोटल में 3 है.
ओके अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा 3k² बाई ट्वाइस है, और यहाँ पर क्या बचेगा 3/2 mv²। 3 3 2 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो v का फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दैट इज kq² बाई am, उसका रूट ओवर kq² बाई am उसका। Now this is a question based on the concept of equipotential surfaces. The question is, some equipotential surfaces are shown in the figure. What can you say about the magnitude and direction of the electric field? तो डायग्राम में दिख रहा है कि सारे equipotential surfaces are parallel to each other and they're equally spaced. ठीक है, तो if the equipotential surfaces are equally spaced, ये हमको क्या इंडिकेट करता है, ये हमको ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्राउड कर जाते हैं एक जगह पर तो वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। अगर सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैपिंग सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। एक तो ये समझना है। दूसरा ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, मैंने ये एक डॉटेड लाइन बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 4 to 10 वोल्ट की तरफ, इस तरफ पॉइंट करके रखा हमने, ठीक है ना। दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दे आर आस्किंग यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ। मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मूव करूँ B to A जाने में वोल्टेज कितना चेंज हो जाता है, 10 वोल्ट का चेंज हो जाता है, ठीक। अगर 10 वोल्ट का चेंज हो गया सो आई कैन से वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज E into AB दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 वोल्ट। ये कह सकता हूँ, दिस इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और E का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। एंड 10 के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 5 2 10, ये 2 हो जाएगा। दिस इज 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, 200 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। डायरेक्शन क्या है, सीधा सीधा इस डायग्राम से ही कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना है, 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सो एंगल जो है दैट इज 120 डिग्री विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर, आया समझ में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है दे आर स्पेरिकल इन नेचर, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ पर पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर बताओ। आर क्या, आर इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहली बात यह है कि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, नथिंग हैज़ बीन सेड अबाउट दिस, राइट। सो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है दे आर स्पेरिकल, और इसको देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा स्पेरिकल सरफेस एक पॉइंट चार्ज के लिए ही हो सकता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बनता है उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो अभी अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, KQ/R होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि V into R का प्रोडक्ट शुड बी ए कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज द सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज द थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन सरफेसेस के लिए V into R का प्रोडक्ट एक बार चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर मैं प्रोडक्ट देखूँ, वोल्टेज कितना है इसका, 60 वोल्ट इंटू R। R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कितना है 10 सेंटीमीटर्स। 10 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ जाएगा बताओ, 0 0 चला गया, ये 0 0 चला गया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 6, राइट, 6 वोल्ट इंटू मीटर, ये पता चला। फिर अगर मैं सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखूँ, लेट अस से यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दैट केस कितना वैल्यू आएगा देखते हैं। दिस इज़ 30 वोल्ट दिया हुआ है इंटू, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज व्हाट, 20। ओके, यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है, 60 यहाँ तक है, ठीक है ना।
20 यहाँ तक है, तो 20 के केस में कितना होगा 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इन दिस केस कितना आ जाएगा, देखो फिर से दिस इज अगेन 6 वोल्ट इंटू मीटर, 0.0006 वोल्ट इंटू मीटर। अगर मैं थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करूँ तो थर्ड के केस में कितना वोल्टेज है 10, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा अगेन, दैट इज 6 वोल्ट इंटू मीटर, विच इंडिकेट्स द फैक्ट कि V इंटू आर का प्रोडक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, अगर V इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि सो V इंटू आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 6 वोल्ट इंटू मीटर, 6 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो V का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 बाई आर। इज दैट क्लियर? V का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 6 बाई आर, वोल्ट बाई V का वैल्यू हो जाएगा 6 बाई आर वोल्ट्स, राइट। V का वैल्यू अगर 6 बाई आर वोल्ट्स हो गया तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं माइनस dV बाई डी आर। इन दिस केस माइनस dV बाई डी आर कितना हो जाएगा, दिस इज 6 बाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है तो नेक्स्ट हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देख के ये समझ सकते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म KQ बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ज जो होगा इट हैज़ टू बी ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बिकॉज फील्ड लाइन्स आर रेडिली आउटवर्ड, पॉइंटिंग आउटवर्ड। सो हम ये कह सकते हैं ये जो चार्ज है इट हैज़ टू बी ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है 1984 में, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था। बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखो, फिगर शोज लाइन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन ए रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, मतलब दिस आर ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल आर रिटन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 सब दिया हुआ है। ऑफ द पॉइंट्स A, B एंड C द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट। अच्छा, अभी एक बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का कनेक्शन क्या है। जहाँ जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी क्लोजली स्पेस्ड वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। और ये सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्टली दिख रहा है कि पॉइंट बी में द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर मोस्ट क्लोजली स्पेस्ड, तो उस जगह पर फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। दिख रहा है ना कितना आसान क्वेश्चन आता है। ये इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के थ्रू मैं तुमको ये समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB बिटवीन A 0,0,0 एंड B 1,1,1। मतलब यहाँ पर तुमको पूछा गया है कि VAB कितना होगा ये बताओ। VAB का मतलब पता है ना क्या है? VAB का मतलब है VA माइनस VB। इसका वैल्यू बताओ। इसका मतलब है पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक गया, द पार्टिकल इज मूव फ्रॉम, पार्टिकल नहीं चार्ज इन दिस केस मूव फ्रॉम B टू A। एंड A का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है? A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0,0,0 एंड B का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है 1,1,1। मतलब द पार्टिकल हैज़ बेसिकली मूव फ्रॉम B टू A। मैं लिख के रखता हूँ, मूव्ड फ्रॉम B टू A। तो B का लिमिट्स इनिशियल लिमिट्स होगा और A का लिमिट्स फाइनल लिमिट्स होगा, गड़बड़ नहीं होने का। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लेट अस टेक द फर्स्ट केस। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E वेक्टर दैट इज इक्वल टू y i कैप प्लस x j कैप वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एंड पूछा भाई ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले समझो इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मीन्स अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, पहले हमको एक छोटा सा पोटेंशियल निकालना है, फिर हम इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो dv क्या होता है? दैट इज माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक, व्हाट इज dr? dr इज द डिस्प्लेसमेंट। माइनस E की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज y i कैप प्लस x j कैप। ठीक है ना? ओके। एंड dr की जगह क्या लिख सकते हैं? dr इज द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इज दैट क्लियर? तो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस यहाँ रहेगा, दैट इज y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। ये हो गया हमारा dv का वैल्यू। ठीक है, तो भी अगर हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए, मुझे dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट्स क्या होगा? vb टू va, b टू a गया हुआ है। ठीक है ना? एंड b पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर लिखना है, x पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स a पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर लिखना है, जिसको मैं बाद में लिखूंगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट इज va माइनस vb, b टू a गया है एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, ये हमको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, माय क्वेश्चन इज, क्या ये इंटीग्रेट करना पॉसिबल है? क्या तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? ना लॉजिकली स्पीकिंग इसमें y भी है और x भी है, तो अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो हमको पूरा रिलेशन एक ही वेरिएबल में चाहिए, तो देख के तो लगता है कि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इंटीग्रेशन करना है तो लॉजिक ये कहता है कि वी नीड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। दैट मीन्स समहाउ इफ आई गेट ए रिलेशन बिटवीन y टू x और x टू y, हम ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बिकॉज इन दैट केस हम y को x के फॉर्म में लिख देंगे और हम x को y के फॉर्म में लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो एक बात ये समझ के देखो कि अगर तुमको x एंड y का रिलेशन चाहिए, that means you know the coordinates x, y, because if you know a relation, for example y equal to x, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, मतलब बेसिकली x y कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पता चलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पता चलने का मतलब ये है कि तुमको एग्जैक्टली ये पता होगा कि तुमने कौन से पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया है, कौन से पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया है। That means if you need to solve this integration, you need a relation between x and y, and needing a relation between x and y is indirectly you need the information about the path to integrate this. path का information चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। Now my question is, अगर तुमको इस इंटीग्रेशन करने के लिए path का information चाहिए, ये तो गलत है ना, बिकॉज एक बार ये सोच के देखो तुम इंटीग्रेशन किसका करवा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। सो हाउ कम इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दिस यू नीड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ, which means you should be able to integrate this without needing a relation between x and y. I hope so तुमको समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो। So let us take a function x y और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जादू, मैं समझाऊंगा कैसे आया ये x y, अभी के लिए जादू, ठीक है ना। तो अगर हम x को रखते हैं, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, प्लस हमने y को रख दिया, x को डिफ्रेंशिएट किया तो मिला 1। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दैट इज d ऑफ एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू डी वाई, ये डी एक्स इस डी एक्स को मार देगा और यहाँ पर y इंटू डी एक्स बच जाएगा। अभी एक बात बताओ, क्या तुमने ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसको कभी देखा है? डेफिनेटली देखा है। दिख रहा ही नहीं दिख रहा है? ये देखो, यही तो है ये एक्सप्रेशन। दैट मीन्स y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो इसको करते, इस इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ वी ए माइनस वी बी, दैट इज़ नथिंग बट वी ए बी can be written as minus of integration of d of x y। बोलो ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा तुमको? बोलो ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा तुमको? अच्छा, अभी एक बात बताओ कि वी ए बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई से दैट इज डायरेक्टली एक्स वाई, और हम इसके बाद लिमिट्स पुट कर सकते हैं। बिफोर वी पुट द लिमिट्स एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई, ये समझ में आया नहीं आया? खुद सोच के देखो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होता है? एम होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है? क्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई भी क्या होगा? एक्स वाई होगा। अभी अगर हम लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स क्या होगा, ए टू बी मतलब पार्टिकल मूविंग फ्रॉम बी टू ए, इनिशियल लिमिट क्या होगा 1,1 एंड फाइनल लिमिट क्या होगा 0,0, बिकॉज दैट कोऑर्डिनेट ज़रूरी नहीं है। सो इन दिस केस तुमको क्या मिलेगा, माइनस बाहर है, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू 1 वोल्ट इन दिस केस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, सबको समझ में तो आ तो गया होगा, लेकिन वो जादू मैंने कैसे किया वो तो समझ में नहीं आया कि सर आपको कैसे पता चला कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको जो फंक्शन चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, मैं बताता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, बस एक छोटा सा ट्रिक तुमको याद रखना। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मैं इसके मैथमेटिकल लॉजिकल कंसेप्ट में नहीं जाऊँगा कि क्यों, किस लिए, किस तरीके से होता है, जस्ट एक ट्रिक बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास दो इंटीग्रेशन का टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई। दोनों को अलग अलग करके लिखो, y इंटू डी एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं चाहिए, सॉरी, दोनों को अलग अलग करके लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई। अभी ये डी एक्स है ना, तो इस एक्सप्रेशन में x जितने सारे टर्म्स है सबको वेरिएबल मानना है, बाकी सबको बाहर फेंक देना इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर y को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट, बिकॉज मैंने कहा कि dx है तो x को वेरिएबल मानेंगे, तो x कुछ तो है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ हम किसको रखेंगे, dx को। सिमिलरली इसी लॉजिक में dy अगर है तो y को वेरिएबल मानूंगा, x को कांस्टेंट मानूंगा, तो x चला गया इंटीग्रेशन के बाहर और बाकी रहा अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो गया, y इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाएगा, फिर से y। देखो दोनों से xy आ रहा है,
दैट मीन्स दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद अगर तुमको सेम टर्म मिलता है, इसका मतलब है कि तुम इसको एक परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। इसको हम परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। इतना नाम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी निकलेगा ना दोनों का सेम निकलेगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये तुमको हमेशा याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलो मैं तुमको और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। आई होप सो इतने स्पेस में मैं कर लूँगा। थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है? दिया हुआ इन दिस केस 3x² y I कैप 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप। ठीक है, फटाफट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, इसको अगर हम 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप डॉट, एक माइनस साइन तो आएगा, माइनस साइन आएगा, वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर? dx I कैप प्लस dy j कैप। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस को बाहर रखा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया? 3x² y इंटू डी एक्स, माइनस को बाहर रखा, प्लस x³ इंटू डी वाई। आई होप सो तुमको समझ में आया। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म। इसको अलग अलग करके लिखो। चलो मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। 3x² y dx, और यहाँ देखो हमने क्या लिखा? x³ इंटू डी वाई। और अभी देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा। क्या सिखाया था? ये अगर dx है तो x को ही सिर्फ वेरिएबल मानना है, बाकी सबको बाहर फेंक दो। तो बाहर कौन चला जाएगा? 3y। इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स इज वॉट? x³ बाई 3 मतलब x³ y। यहाँ पर dy है मतलब x³ कांस्टेंट होगा, उसको बाहर लेके जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा? y। देखो x³ y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x³ y को डिफरेंशिएट करूँगा मुझे ये टर्म मिल जाएगा। एक बार करके देखते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट x³ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तुमको मन करे तो y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x³ को रखा dy बाई dx। सेकेंड केस में हमने y को रखा, x³ पर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? 3x²। सो d ऑफ x³ y हमको क्या मिल सकता है? ध्यान से देखो, दैट इज x³ dy प्लस 3x² y इंटू dx। ठीक है, देखो x³ dy 3x² y dx 3x² y dx, एग्जैक्टली यही टर्म मिला। मतलब पोटेंशियल की जगह मैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x³ y, जिसका रिजल्ट क्या होगा? कॉमन माइनस x³ y। लिमिट्स क्या पुट किया हुआ है इसका? चलो एक बार देखते हैं इसका लिमिट्स क्या पुट किया हुआ है। दैट इज 1,1 टू 0,0, 1,1 टू 0,0। बहुत छोटे से लिख रहा हूँ, आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है। और इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी फाइनली तुम्हारा 1 वोल्ट ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो ये समझ आया नहीं आया? तो एक छोटा सा टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको अच्छे से समझ